चलिए अब स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन क्लास प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के पहले प्रश्न से। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1975 में दोस्तों भारत के नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। और हिंदी सम्मेलन की शुरुआत भी 1975 से ही मानी जाती है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष। और साथ ही भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय हिंदी दिवस मनाया जाता है या राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है कब? 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 1975 में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में। ठीक है, और दोस्तों अभी तक टोटल हिंदी सम्मेलन के 11 सम्मेलन हो चुके हैं। और जो 11वां और लास्ट वन संस्करण हुआ था, कहाँ हुआ था? अगस्त 2018 में हुआ था। ये मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में। ठीक है, अगस्त 2018 में मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में 11वां और अभी तक का अंतिम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। तो टोटल कितने सम्मेलन हो चुके हैं? 11। अब देखिए भारत में कितने सम्मेलन हुए हैं? तो भारत में अभी तक विश्व हिंदी के 3 सम्मेलन हुए हैं। कहाँ कहाँ हुए हैं? पहला हुआ था 1975 में नागपुर में, दूसरा हुआ था 1983 में, कहाँ? न्यू दिल्ली में, और तीसरा 2015 में हुआ था, जो कि दोस्तों हुआ था कहाँ? भोपाल में। ठीक है, तो ये 3 अधिवेशन हो चुके हैं भारत में किसके? विश्व हिंदी सम्मेलन के। और प्रथम हुआ था नागपुर, भारत में ही 11वां हुआ था 20 अगस्त 18 से 20 अगस्त 2018 पोर्ट लुई में। तो इतने प्रश्न आपके हो गए एग्जैक्टली क्लियर। दूसरा प्रश्न है कि 100 किस वर्ग के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो 100 आता है दोस्तों तालव्य वर्ग के अंतर्गत। ठीक है, देखिए ये ऊष्म व्यंजन का एक प्रकार है। ऊष्म व्यंजन होते हैं हमारे क्या? 100 100 100 हो, 4 हमारे क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन आते हैं, जिसमें से ये जो 100 है दोस्तों, ये तालव्य के अंतर्गत आता है। और यह क्या है? एक अघोष है। ठीक है, क्या है? अघोष वर्ण है। ठीक है, इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या चयन कीजिए? तो देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इष्ट हमारा क्या है? इसमें से शुद्ध वाक्य दिया गया है। चौथा प्रश्न है महोज में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? तो महोज में कौन सी संधि होगी ये पूछा गया, तो इसमें होगी दोस्तों वृद्धि संधि। और अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? महा प्लस ओज, यानी कि ओ प्लस ओ बराबर आ जाएगा औ। ठीक है, यानी कि बड़ी ई की बड़ी औ की मात्रा आ जाएगी इसमें। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला 5वां प्रश्न है कि आउ प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? तो आउ प्रत्यय का अर्थ होता है दोस्तों वाला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उपसर्ग क्या होता है? शब्द से पहले जुड़कर जो उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं वो होता है उपसर्ग। प्रत्यय क्या होता है? शब्द के बाद में जुड़कर जो उसके अर्थ को चेंज कर देते हैं वो होते हैं हमारे प्रत्यय। देखिए तो आउ का अर्थ क्या होता है? आउ का अर्थ होता है वाला, यानी कि जैसे टिकाऊ। टिकाऊ को आप तोड़ेंगे तो क्या होगा? टिकने वाला। बिकाऊ, ठीक है, बिकाऊ मतलब बिकने वाला, तो आऊ का क्या हो जाएगा? वाला। ठीक है, छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो देखिए संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन हमारे? च्यो और त्रो, ग्यो और स्रो। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्रो क्या है दोस्तों? एक संयुक्त व्यंजन है। टोटल संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। अब आप स्रो को तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे कैसे? तो स्रो को तोड़ने के लिए आप सौ हलंत प्लस रॉ, आप हलंत का जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हलंत हमेशा जब भी आप संयुक्त व्यंजनों को तोड़ते हैं उसके पहले वाले वर्ण में आता है। जैसे आप छ को तोड़ेंगे तो इसमें आ जाएगा क्या? क प्लस सौ। ठीक है, देखिए हलंत पहले वाले में आता है। ठीक है, ऐसे ही आप त्रो को तोड़ेंगे तो प्लस रॉ, देखिए हलंत पहले वाले में आता है। ऐसे आप ग्यो को तोड़ेंगे तो जो प्लस यो, इस टाइप से आप इसे तोड़ सकते हैं। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अगला प्रश्न है 7वां कि स्पर्श व्यंजनों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो स्पर्श व्यंजनों को दोस्तों टोटल 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब ये 5 वर्ग कौन से होते हैं दोस्तों? एक होता है हमारा क वर्ग, ठीक है, दूसरा होता है चौ वर्ग, तीसरा होता है टौ वर्ग, चौथा होता है तौ वर्ग, और पांचवा होता है पौ वर्ग। ठीक है, क वर्ग में क्या आता है? क ख ग घ ङ, इसको बोलते हैं कंठ से इसका उच्चारण होता है। ठीक है, तो कंठव्य बोलते हैं इनको। चौ वर्ण को क्या बोलते हैं? तालव्य बोलते हैं। चौ छ जो झो यहाँ आते हैं इसमें। टौ वर्ण को क्या बोलते हैं? मूर्धन्य बोल देते हैं। टौ ठौ डौ ढौ णौ आते हैं इसमें। ठीक है, तौ वर्ग को बोलते हैं दंत्य। तौ थौ दौ धौ नौ आते हैं इसमें। पौ वर्ग को क्या बोलते हैं? ओष्ठ्य बोलते हैं, यानी कि प फ ब भ म, इसमें ओष्ठ्य आते हैं। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजनों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया दोस्तों? 5 वर्गों में। कौन से वर्ग? क वर्ग, चौ वर्ग, टौ वर्ग, तौ वर्ग और पौ वर्ग। और सभी वर्गों में कितने कितने व्यंजन आते हैं दोस्तों? 5 व्यंजन आते हैं। टोटल स्पर्श संघर्षी स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो टोटल स्पर्श व्यंजनों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 25। ठीक है, अब देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि लेखन के आधार पर स्वर और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो लेखन के आधार पर अगर हम बात करें तो स्वर होते हैं 13
और व्यंजन होते हैं कितने दोस्तों 39। तो लेखन के आधार पर टोटल वर्ण कितने होते हैं, तो टोटल वर्ण होते हैं दोस्तों हमारे 52 लेखन के आधार पर, ठीक है। वहीं अगर उच्चारण के आधार पर पूछा जाएगा तो उच्चारण के आधार पर हमारे स्वर होते हैं कितने 11 और व्यंजन कितने होते हैं 33। तो लेखन के आधार पर वर्णों की टोटल संख्या कितनी हो जाती है, उच्चारण के आधार पर सॉरी, तो उच्चारण के आधार पर होती है 44, ठीक है। और वहीं लेखन के आधार पर कितनी थी, वो थी 52। अब देखिए मैंने आपको बताया स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 25, ठीक है। 5 क्या होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। ऐसे ही 5 क्या होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है। ऐसे ही सॉरी 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है। वैसे 4 क्या होते हैं हमारे, क्या होते हैं यौर और लौह यानी कि अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली याद कर सकते हैं 25 4 29, 4 33 और 4 37 और एक डॉ और ढॉ अलग से आते हैं, उसको मिला के हमारे हो जाते हैं 39, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे डायरेक्टली याद कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 8वां कि महोत्सव में कौन सी संधि है। देखिए महोत्सव तो इसमें हो जाएगी हमारी गुण संधि। अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा महा प्लस उत्सव, ठीक है। यानी कि आ प्लस उ बराबर हो जाएगा आपका ओ, महोत्सव, ठीक है। अब देखिए संधि क्या होता है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है। संधि 3 प्रकार की होती है मेनली, कौन कौन सी दोस्तों, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि के 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अगला हमारा प्रश्न है 9वां कि बद उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। तो बद उपसर्ग का अर्थ होता है दोस्तों बुरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब उपसर्ग मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, जो शब्द से पहले जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करते हैं, जैसे कि दोस्तों बदमाश, ठीक है, या बदनाम, ठीक है, या फिर बदकिस्मत। इसका मतलब क्या होता है, बद का अर्थ क्या हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। अगला 10वां प्रश्न है कि कनकलता में प्रयुक्त समास कौन सा है। तो कनकलता को अगर आप तोड़ेंगे तो इसका अर्थ होता है कनक की सी लता, ठीक है, की सी लता, यानी कि लता की विशेषता बता रहा है, तो क्या बता रहा है कनक, ठीक है। इसलिए यहां पर क्या होगा दोस्तों, कर्मधारय समास होगा, ठीक है। अब देखिए समास क्या होता है, दो शब्दों का मेल क्या कहलाता है, हमारा समास कहलाता है। और जो हमारा कर्मधारय समास होता है इसमें उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, और साथ ही उपमान उपमेय का भेद होता है। उपमेय यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है, और उपमान यानी कि जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर लता की विशेषता क्या बता रहा है, कनक बता रहा है, ठीक है। तो लता क्या हो जाएगी, लता हो जाएगी उपमेय, और कनक क्या हो जाएगा यहाँ पर, उपमान हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि समास कितने प्रकार के होते हैं, मेनली 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, और पुरानी वीडियो में भी आपको समास के बारे में डिटेल में बता चुका हूँ। अगला 11वां प्रश्न है कि भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो भावुक का अगर संधि विच्छेद की बात करें तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि भौ प्लस उक, ये हो जाएगा हमारा भावुक। और कौन सी संधि है यहाँ पर, अयादि संधि। अब इसका अगर विच्छेद तोड़ेंगे आप तो हो जाएगा औ प्लस ऊ बराबर हो जाएगा आपका दोस्तों आऊ, ठीक है, आऊ। यहाँ पर अयादि संधि में क्या होता है, आई आऊ आऊ औ इस टाइप के वर्ड आते हैं, जैसे देखिए भावुक भावुक, ठीक है, इस टाइप के वर्ड, ठीक है, पावक पावन, आओ आई आओ, इस टाइप के वर्ड आते हैं, वहां पर होती है हमारी अयादि संधि। तो भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाव प्लस उक, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अयादि संधि में क्या होता है, अयादि संधि में ए ऐ ओ औ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है, कुछ भी स्वर आएगा तो वहां पर हो जाती है हमारी अयादि स्वर संधि। 12वां प्रश्न है कि अनुराग खेलता है इस वाक्य में खेलता क्या है। तो अनुराग खेलता है इस वाक्य में खेलता है दोस्तों विधेय। अब देखिए दो चीजें होती है, एक होता है उद्देश्य, एक होता है हमारा विधेय। उद्देश्य क्या होता है, जहां पर हमें कर्म दिखता है, जैसे कि वाक्य या शब्द जिसमें जिसके संबंध में कुछ बताया जाता है, यानी कि कर्म के संबंध में कुछ बताया जाता है, वो तो होता है हमारा उद्देश्य, ठीक है। और जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है, अर्थात कर्ता, जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे बोलते हैं उद्देश्य। यानी कि जिसके संबंध में कुछ बताया जाए, वाक्य या संबंध, यानी कि जिसके संदर्भ में कुछ बताया जाए, या जो हमारा कर्म होता है वो तो होता है विधेय। और जिसके संदर्भ में कुछ कहा जाता है, यानी कि कर्ता जो उस कर्म को कर रहा है, उसे कहा जाता है हमारा क्या, उद्देश्य। तो यहां पर क्या पूछा गया है, जो खेलता है इसमें क्या है। तो देखिए खेलता क्या है दोस्तों, ये कर्म है, तो इसमें क्या होगा, विधेय होता है, ठीक है। अगर यहां पर पूछता कि अनुराग में क्या है, तो अनुराग होगा उद्देश्य, क्योंकि अनुराग क्या है, करता है। इसी प्रकार दोस्तों खेलता, पढ़ता, खाता, इस प्रकार के जो वर्ण आते हैं सभी क्या होते हैं, विधेय होते हैं। विधेय मतलब ऐसे वाक्य या शब्द जिसके संबंध में कुछ बताया जाए, यानी कि जो कर्म को दिखाते हैं, जैसे खेलना, पढ़ना, खाना, उछलना, कूदना, इस प्रकार के, ठीक है। अगला 13वां प्रश्न है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय, इस पंक्ति में किसकी पंक्तियां हैं। तो ये पंक्तियां हैं दोस्तों कबीर दास की, ठीक है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। 14वां प्रश्न है कि राम और मोहन स्कूल गए, इस वाक्य में और शब्द क्या है। तो और शब्द के बारे में आपको बताना है। तो और होगा दोस्तों यहाँ पे क्या, संयोजक समुच्चय बोधक शब्द, क्योंकि देखिए राम और मोहन स्कूल गए, ठीक है, यानी कि राम और मोहन साथ में स्कूल गए तो संयोग हुआ। अगर वियोजक होता तो होता राम या मोहन स्कूल गए, ठीक है, इस प्रकार से। अगला 15वां प्रश्न है आपका कि क्रिया विशेषण के
कितने भेद होते हैं? तो क्रिया विशेषण के दोस्तों मेनली 4 भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद होते हैं क्रिया विशेषण के? 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब ये 4 भेद कौन कौन से होते हैं दोस्तों? कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं, जैसे कि धीरे धीरे, तेज, तुम धीरे धीरे चलो, तेज चलो, बहुत तेज चलो, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जंगल का पर्यायवाची नहीं है। तो जंगल का पर्यायवाची क्या नहीं है दोस्तों? इसमें से द्रुम दोस्तों जंगल का पर्यायवाची नहीं है, जबकि विपिन, अरण्य, कानन और वन ये सभी तो जंगल के पर्यायवाची है। तो बात आती है द्रुम किसका पर्यायवाची है? तो द्रुम है दोस्तों वृक्ष या फिर पेड़ का पर्यायवाची, ठीक है। 17वां प्रश्न है कि ग्राह्य का विलोम शब्द क्या होगा? दोस्तों ग्राह्य मतलब क्या होता है? ग्रहण करना, यानी कि किसी चीज को ग्रहण करना। तो इसका विलोम क्या होगा? त्याज्य। त्याज्य मतलब त्याग देना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। साथ के लोग रचना के रचनाकार हैं। तो साथ के लोग जो रचना है दोस्तों, इसके रचनाकार कौन है यह पूछा गया है। तो इसके रचनाकार है दोस्तों कौन? शेखर जोशी जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। शेखर जोशी जी इसके रचनाकार हैं और इनका जन्म हुआ था उत्तराखंड के अल्मोड़ा के ओलिया गांव में। कब हुआ था? सितंबर 1932 में इनका जन्म अल्मोड़ा के ओलिया गांव में हुआ था। अब इनके कुछ और अन्य अन्य रचनाएं भी हैं। देखिए एक तो है साथ के लोग, इसी के साथ है कोसी का गठवार, पहाड़, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, बदबू, दाजू, एक पेड़ याद या फिर प्रतिनिधि कहानियां। ये सभी जो रचनाएं हैं किसकी हैं? शेखर जोशी जी की। एक बार नोट करना चाहते कर लीजिएगा। साथ के लोग, कोसी का गठवार, पहाड़, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, एक पेड़ याद, बदबू, दाजू और प्रतिनिधिक कहानियां, ये सभी इनकी ही रचनाएं हैं। साथ ही अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं हमसे व्हाट्सएप में, ठीक है। अगला 19वां प्रश्न है कि आंसू काव्य किसके द्वारा रचित है? तो आंसू काव्य दोस्तों जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। और जयशंकर प्रसाद जी के बारे में मैं इससे पहले की वीडियोज में आपको बता चुका हूँ इनकी सभी रचनाएं। 20वां प्रश्न है कि दो टूक कलेजे के कर्ता पछताता पथ पर पंक्तियों में कौन सा रस है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन इसके सभी गलत हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा करुण रस। यानी कि करुण रस क्या होता है दोस्तों? जहां पर हमारा शोक या फिर दुख प्रकट होता है उसे हम बोलते हैं करुण रस, ठीक है। और ये जो कहानी, ये जो लाइन है दोस्तों, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर, ये किसकी कविता है? तो ये एक सूर्यकांत त्रिपाठी जी की जो कविता है दोस्तों, भिक्षुक, ठीक है। भिक्षुक कविता का शीर्षक है इनका। उसकी लाइनें है क्या? दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और इसमें कौन सा रस है? तो इसमें करुण रस है। रस का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आनंद। यानी कि ऐसे शब्द या ऐसे इस प्रकार से प्रयोग जिससे क्या होता है कि कोई भी लाइन या कोई भी अर्थ हो उसमें आनंद आ जाता है, ठीक है। तो वो बोलता है हमारा रस। ऐसे ही रसों की टोटल संख्या कितनी होती है? 11 प्रकार के रस होते हैं। और जो ये लाइन है दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर, इसमें करुण रस है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? शोक या दुख प्रकट हो रहा है। देखिए आप देख सकते हैं, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? दुख प्रकट हो रहा है। तो आप यहाँ से भी इसे याद कर सकते हैं कि करुण रस का भाव क्या होता है? वो होता है शोक या फिर दुख का। ऐसे ही श्रृंगार रस का अगर भाव पूछा जाए तो श्रृंगार रस का भाव क्या होता है दोस्तों? रति या फिर प्रेम का भाव होता है इसमें, ठीक है। रति या प्रेम का। शांत रस का भाव क्या होता है? शांत रस का भाव होता है दोस्तों निर्वेद का, ठीक है। निर्वेद या फिर समभाव होता है इनका। वात्सल्य रस का भाव क्या होता है? तो इसका भाव होता है रति या फिर वात्सल्य, ठीक है। और वहीं अगर पूछा जाए वियोग श्रृंगार का भाव क्या होता है? तो इसका भाव भी होता है दोस्तों क्या? रति या प्रेम, लेकिन वियोग के संबंध में। जैसे जैसे दो प्यार करने वाले बिछड़ जाते हैं जहां पर, वहां पर होता है हमारा वियोग श्रृंगार, ठीक है। अब 21वां प्रश्न कि ढोल सागर का अकेला ज्ञाता किसे माना जाता है? तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तम दास जी को ढोल सागर का अकेला ज्ञाता माना जाता है और इसी कारण इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? ढोल उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र है, जिसे 2015 में राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था। अगला 22वां प्रश्न है कि गढ़वाल यूनियन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो गढ़वाल यूनियन का गठन किया गया था दोस्तों कब? 1901 में, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया था? तो तारा दत्त गैरोला द्वारा 1901 में गढ़वाल यूनियन का गठन किया गया था, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों गढ़वाल सभा की स्थापना कब की गई थी? यह पूछा जा सकता है। तो गढ़वाल सभा की स्थापना की गई थी कब? 1914 में, ठीक है। वहीं पूछा जाता है कि गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन यानी कि जीएमओयू की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1941 में। कहाँ? कोटद्वार पौड़ी में। और यहीं पूछा जाए केएमओयू यानी कि कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन की स्थापना कब की गई थी? तो की गई थी 1939 में। कहाँ की गई थी? काठ गोदाम में। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला 23वां प्रश्न है कि राज्य में किसने नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि तैयार की थी? तो कुंवर सिंह नेगी जी ने दोस्तों राज्य में नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि
तैयार की थी। और ये क्वेश्चन मैं आपको 2000 ऑब्जेक्टिव वाली सीरीज में भी करा चुका हूँ, डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने वहाँ पर बता दिया था। तो थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ दोस्तों, जो हमारे कुंवर सिंह नेगी जी थे, इनका जन्म 1927 में अल्मोड़ा में हुआ था, ठीक है। साथ ही साथ इनको पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है ब्रेल लिपि के तैयार करने हेतु ही, ठीक है। अगला 24वां प्रश्न है कि पुष्पेश पंत का संबंध किस क्षेत्र से रहा है। तो पुष्पेश पंत का संबंध दोस्तों रहा है किससे, शिक्षा से। 1947 में इनका जन्म हुआ था, कहाँ, नैनीताल जनपद में। और दोस्तों पुष्पेश पंत JNU दिल्ली के प्रोफेसर भी रह चुके हैं, ठीक है। और 2016 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, क्यों, शिक्षा हेतु, ठीक है। और इनकी एक पुस्तक है दोस्तों, काफी फेमस है, इंटरनेशनल रिलेशन 21 सेंचुरी। अगर आप नोट करना चाहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस इन 21 सेंचुरी किसकी पुस्तक है, तो यह है पुष्पेश पंत की। जन्म हुआ था 1947 में नैनीताल जनपद में, JNU दिल्ली के प्रोफेसर रह चुके हैं। 2016 में इन्हें मिला था क्या, पद्मश्री सम्मान। 25वां प्रश्न है कि पबीला वर्ग का संबंध था, तो किससे था दोस्तों, पबीला वर्ग का संबंध था किससे, बुनकरों से, ठीक है। साथ ही साथ खेतीहर मजदूर भी कहा जाता था पबीला वर्ग के लोगों को। ऐसा माना जाता है कि प्रारंभिक समय में खेतीहर मजदूर थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना व्यवसाय चेंज करके क्या बन गए, बुनकर बन गए, ठीक है। अधिकतर दोस्तों जो भांग उत्पादक वर्ग से संबंधित माना जाता है इनको, ठीक है। पबीला जो लोग होते हैं इन्हें भांग उत्पादक वर्ग से संबंधित माना जाता है। और पबीला जो वर्ग के इस वर्ग में जो लोग आते हैं वो कौन से समुदाय के होते हैं, तो राठ समुदाय के लोग अधिकतर इस वर्ग में आते हैं। जो दोस्तों पौ की भू सेटलमेंट रिपोर्ट थी ना, उसमें भी पबीला वर्ग के बारे में बताया गया था और इनके भांग उत्पादक वर्ग के बारे में भी बताया गया था। और उसी में कहा गया था कि समस्त राठ समुदाय के लोग क्या होते हैं, खेतीहर मजदूर के अंतर्गत आते हैं, यानी कि भांग उत्पादक वर्ग में आते हैं। इसी कारण इसके बाद कुछ समय बाद इन्होंने अपना व्यवसाय चेंज कर पबीला वर्ग बुनकर में ट्रांसफर हो गया था, ठीक है। 26वां प्रश्न है कि गोरखा सेना द्वारा किस वर्ष गढ़वाल पर पहला आक्रमण किया गया था। तो गढ़वाल पर गोरखा सेनाओं ने पहला आक्रमण कब किया था दोस्तों, 1791 ईस्वी में किया था। किसके नेतृत्व में किया था दोस्तों, ये किया था हस्तिदल चौतरिया और अमर सिंह थापा जी के नेतृत्व में 1791 में इन्होंने गढ़वाल पर पहला आक्रमण किया था। इसके बाद गढ़वाल के राजा कौन थे इस टाइम पे, प्रद्युम्न शाह थे, जिन्होंने इनसे क्या करी थी, लंगूरगढ़ की संधि करी थी। लंगूरगढ़ की संधि कब हुई थी, 1792 में हुई थी, ठीक है। 1792 में लंगूरगढ़ की संधि हुई थी और गोरखाओं ने लंगूरगढ़ पर ही क्या हुआ था, अधिकार जमा लिया था प्रद्युम्न शाह के टाइम पे। किसके उसमें आक्रमण किया, ये भी पूछा सकता है, तो अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया के उसमें, ठीक है। अगर पूछा है कि गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब आक्रमण किया, तो गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया दोस्तों 1790 में अल्मोड़ा के हवलबाग में। हवलबाग का युद्ध हुआ जिसमें कि इन्होंने महेंद्र चंद की हत्या कर दी और गोरखा का अधिपत्य शामिल कर दिया यहाँ पर। अब देखिए 1791 में तो गोरखाओं ने गढ़वाल पर पहला आक्रमण किया था, तो दूसरा आक्रमण कब किया, तो गोरखाओं ने 1803 में दोस्तों फिर से हस्तिदल चौतरिया और अमर सिंह थापा जी के नेतृत्व में 1803 में फिर से क्या हुआ, गढ़वाल पर आक्रमण किया। 1804 में हुआ फुलबुड़ा का युद्ध, जिसके बाद प्रद्युम्न शाह की हो गई मृत्यु और 1804 से लेकर 1815 तक गढ़वाल पर किसका शासन था दोस्तों, 1804 से लेकर 1815 तक गढ़वाल पर शासन था किसका, गोरखाओं का, ठीक। और वहीं कुमाऊं में कब से कब तक शासन था, तो कुमाऊं में दोस्तों 1790 से लेकर 1815 तक गोरखाओं का शासन था, ठीक है। यानी कि कुमाऊं में इनका शासन था कितना, 25 वर्ष का, और गढ़वाल में इनका शासन था 10.5 वर्ष का। और ये पॉइंट भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा। और किस राजा के समय पर किया था, तो प्रद्युम्न राजा शाह के समय पर। अगला 27वां प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा किसे शेरे हिंद कहा गया था दोस्तों, तो पितृ शरण रतुड़ी जी को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा शेरे हिंद कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 28वां प्रश्न है कि ब्रह्मीताल किस जनपद में स्थित है, तो ब्रह्मीताल दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। आप उत्तरकाशी में ब्रह्मीताल के अलावा और कौन कौन सी ताल स्थित है, तो इसमें केदार ताल, नाचिकेता ताल, डोडी ताल, काणा ताल, फाचखंडी ताल, बया ताल, खीरा ताल, लामा ताल, भराणसर ताल, ये सभी उत्तरकाशी में ही स्थित है। अब इसके ट्रिक भी है, केदा, नाची, डोडी, काणा, फाच, बया, खिला दे, भात, इस टाइप से, ठीक है, भराण, इस टाइप से उसकी ट्रिक भी है। अगला 29वां प्रश्न है कि निम्न में से किस मंदिर में चांदी की चादर द्वारा माता देवलाड़ी व चारों महासों के चित्र अंकित हैं, ठीक है। देखिए महासु का नाम आया तो कौन सा मंदिर होगा, महासु मंदिर ही होगा, जिसमें क्या है, चांदी की चादर पर माता देवलाड़ी और चारों ओर महासु के चित्र अंकित हैं, ठीक है। अब देखिए जो ये महासु मंदिर है कहाँ स्थित है, जौनसार बाबर क्षेत्र में दोस्तों ये स्थित है। कहाँ, हनौल महासु मंदिर का आपने नाम सुना होगा, हनौल नामक स्थान पर। कहाँ पड़ता है दोस्तों, देहरादून जनपद के जौनसार बाबर इलाके में पड़ता है हनौल महासु देवता मंदिर, जो कि काफी प्रसिद्ध माना जाता है। और इस मंदिर का निर्माणकारी माना जाता है कौन, मिहिरकुल हूण, ठीक है। तो पूछा जाता है कि हनौल महासु मंदिर का निर्माण किसने कराया था, वो क्या था, किसने, मिहिरकुल हूण ने, ठीक है। और यह मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है, यह प्रश्न भी पूछा गया एग्जाम में। तो ये मंदिर बना है दोस्तों हूण शैली में या फिर नागर शैली में, ठीक है। एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था, आंसर दिया था एग्जामिनर ने हूण शैली, बुक्स में दिया गया था, या फिर अगर आप ओरिजिनल वहां पे जाएंगे कौन से मंदिर पे,
महासू मंदिर पे तो वहाँ पे नागर शैली लिखा गया है, इसलिए आप दोनों नोट कर लीजिएगा कि हूण और नागर शैली में बना हुआ है, ठीक है। और ये बॉर्डर में पड़ता है उत्तरकाशी और देहरादून के, लेकिन हनौल महासू मंदिर है कहाँ दोस्तों स्थित, यह है देहरादून जनपद में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 30वां कि कंकोड़ा खाल क्षेत्र किस जनपद में स्थित है। तो कंकोड़ा खाल क्षेत्र स्थित है दोस्तों चमोली जनपद में। देखिए कंकोड़ा खाल आंदोलन हुआ था कब, 1921 में। किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के नेतृत्व में 1921 में हुआ था कंडोला खाल आंदोलन, ठीक है। गढ़वाल में कुली बेगार प्रथा के विरोध में इस आंदोलन को स्टार्ट किया गया था और 1923 में यह आंदोलन हो गया था बंद, ठीक है। और गांधी जी ने दोस्तों एक कंकोड़ा खाल आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि गांधी जी ने किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी थी। तो कंकोड़ा खाल आंदोलन को ही गांधी जी ने रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी थी। 1921 में स्टार्ट हुआ था अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के नेतृत्व में कुली बेगार को हटाने हेतु गढ़वाल में। 31वां प्रश्न है कि राज्य में पैयाताल किस जनपद में स्थित है। तो देखिए पैयाताल या फिर पैयाकुंड या फिर पयाकुंड ये सभी कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, ठीक है। 18 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग को जिला बनाया गया था। इसी का प्राचीन नाम क्या है, पुनाड़। पुनाड़ भी किसे कहा जाता है, रुद्रप्रयाग को ही कहा जाता है, ठीक है। इसी के साथ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं रुद्रप्रयाग में और कौन कौन सी ताल हैं, तो देवरिया ताल, बदानी ताल, सरवदी ताल, चौरावाड़ी ताल, गांधी सरोवर, बासुकी ताल, सभी क्या है रुद्रप्रयाग जनपद में ही स्थित हैं। 32वां प्रश्न है कि फड़कानौली नामक स्थल किस जनपद में स्थित है। तो फड़कानौली कहाँ स्थित है दोस्तों, यह अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, ठीक है। और फड़कानौली दोस्तों एक शैलाश्रय है जिसकी खोज यशोधर मठपाल जी के द्वारा कब की गई थी, तो 1985 में यशोधर मठपाल जी द्वारा फड़कासौली शैलाश्रय की खोज की गई थी, ठीक है। और यहीं अल्मोड़ा में ही क्या है पेटसाल गुफा स्थित है दोस्तों। और लाखू डियार स्थित है। लाखू डियार की खोज किसने करी थी दोस्तों, MP जोशी जी ने करी थी 1968 में। वहीं पेटसाल गुफा अल्मोड़ा में ही स्थित है, ठीक है। फड़कानौली अल्मोड़ा में ही स्थित है। पेटसाल की खोज भी किसने करी थी, यशोधर मठपाल ने ही करी थी, कब, 1989 में, ठीक है। तो फड़कानौली नामक स्थल किस जनपद में है, तो अल्मोड़ा में है। ये क्या है, शिलाश्रय है, ठीक है। या फिर पुरातात्विक जो इतिहास के स्रोत मिलते हैं हमें फड़कानौली से भी उसका वर्णन मिलता है। 33वां प्रश्न है कि किलवरी चोटी राज्य के किस जनपद में स्थित है। तो किलवरी चोटी दोस्तों नैनीताल की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। किलवरी चोटी कहाँ की फेमस है, तो ये नैनीताल जनपद की। देखिए नैनीताल जो हमारा शहर है, ठीक है, नैनीताल की स्थापना 1841 में P बैरन ने करी थी। 1891 में इसे जिला बना दिया गया था, ठीक है। तो इसका जो ये किलवरी चोटी है जो नैनीताल है दोस्तों हमारा, यह 7 चोटियों से घिरा हुआ माना जाता है। तो नैनीताल की जो 7 चोटियों में सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है दोस्तों, नैना पीक, जिसे हम चाइना पीक भी कहते हैं। तो नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नैना पीक या चाइना पीक, ठीक है। और दूसरी जो चोटी है यहाँ की नैनीताल की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है क्या, किलवरी, ठीक है दोस्तों। तो किलवरी किस जनपद में स्थित है, नैनीताल। अब नैनीताल 7 चोटियों से घिरा है। 7 चोटियाँ कौन कौन सी है, ये है नैना पीक और किलवरी, लड़ियाकांटा, देवपाटा, कैमल्स बैक, डोरोथी सीट और स्नोव्यू, ये 7 चोटियों से घिरा है दोस्तों क्या हमारा नैनीताल क्षेत्र। 34वां प्रश्न है कि जहांगीरनामा में किस चंद शासक को मुगल शासक द्वारा 100 घोड़े तथा 1 हाथी देने का उल्लेख मिलता है। और यह प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो जहांगीरनामा में लक्ष्मी चंद को दोस्तों मुगल शासक द्वारा 100 घोड़े तथा 1 हाथी देने का उल्लेख मिलता है। या फिर इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस ग्रंथ में मुगल शासक को 100 घोड़े तथा 1 हाथी देने का उल्लेख मिलता है, तो जहांगीरनामा में, ठीक है। किसने दिया था, जहांगीर ने 100 घोड़े तथा 1 हाथी देने का उल्लेख मिलता है किसे, लक्ष्मीचंद को। लक्ष्मीचंद दोस्तों चंद राजवंश का 46वां राजा था जिसे लखुली बिराली की उपाधि भी दी जाती है। और लक्ष्मीचंद के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, इसने 1602 में क्या किया था, बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। साथ ही साथ इसने उत्तराखंड में या फिर अपने क्षेत्र में चंद राजवंश के अंतर्गत कई बाग बगीचों का निर्माण कराया था। कई मंदिर, नौले, बावड़ियाँ, कचरियाँ आदि का भी इसने निर्माण कराया था। और एक और काफ़ी इंपोर्टेंट लक्ष्मीचंद से पॉइंट है कि चंद प्रशासन का पुनर्गठन किसने कराया था। तो चंद्र प्रशासन का पुनर्गठन दोस्तों लक्ष्मीचंद के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। इसी के साथ साथ मानवोदय काव्य में भी इसका वर्णन मिलता है। 6 बार हारकर 7वीं बार जीतकर जो खतोड़वा उत्सव मनाया जाता है वो भी लक्ष्मीचंद के ही कार्यकाल का माना जाता है। 35वां प्रश्न है कि मोनी बाबा गुफा कहाँ स्थित है, ठीक है। तो मोनी बाबा गुफा दोस्तों ऋषिकेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, ऋषिकेश में, ठीक है। ऋषिकेश को प्राचीन समय में ऋषिकेश नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। यानी कि ऋषि ऋषि की तपस्थली के रूप में भी इसे जाना जाता था, ठीक है। और कौन सी जनपद में पड़ता है, देहरादून जनपद में। लक्ष्मण झूला यहीं स्थित है, राम झूला स्थित यहीं स्थित है, भरत झूला यहीं पर स्थित है। और ये 3 जनपदों की बाउंड्री से जुड़ा हुआ है दोस्तों, देहरादून, टिहरी और पौड़ी, ठीक है। तो ये प्रश्न भी पूछा सकता है कि तीनों ओर से 3 जनपदों से घिरा क्षेत्र कौन सा है, तो वह है ऋषिकेश। मेनली कहाँ पड़ता है, देहरादून जनपद में। 36वां प्रश्न है कि काणाताल किस जनपद में स्थित है। तो काणाताल मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, कहाँ, उत्तरकाशी में स्थित है काणाताल,
ताल, ठीक है। और तालों की नगरी या झीलों की नगरी नाम से किसे जाना जाता है, तो जाना जाता है नैनीताल को। 37वां प्रश्न है दोस्तों, 37वां हमारा प्रश्न है कि श्रावणी मेला कहाँ आयोजित होता है। तो श्रावणी मेला दोस्तों कहाँ आयोजित होता है, जागेश्वर में, ठीक है। जागेश्वर अल्मोड़ा जनपद में आयोजित होता है हमारा श्रावणी मेला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जागेश्वर अल्मोड़ा। साथ ही साथ दोस्तों जागेश्वर मेला, श्रावणी मेला या जागेश्वर मेला भी इसे कहा जाता है, अल्मोड़ा में आयोजित होने के साथ साथ यह उत्तरकाशी जनपद में भी लगता है, ठीक है। यानी कि सावन में लगने वाले मेले को, या शिव जी के मंदिर में जो मेला लगता है सावन के मेले में, उसी को हम कहते हैं श्रावणी मेला। तो अल्मोड़ा की जागेश्वर में तो ये फेमस है ही है, लेकिन उत्तरकाशी जनपद में भी श्रावणी मेला लगता है। तो आप दोनों पॉइंट जरूर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो हमारा जागेश्वर है कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये जाड़ गंगा नदी के किनारे स्थित है। और मैंने 40 ऑब्जेक्टिव की सीरीज बनाई है, वो भी जरूर देख लीजिएगा, वहां पर मैंने इस प्रकार के सभी प्रश्न आपको कराए हुए हैं। 38वां प्रश्न है कि बालेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो काफी फेमस मंदिर है दोस्तों बालेश्वर मंदिर, कौन से जनपद में स्थित है, तो ये चंपावत जनपद में स्थित है। और एक इससे रिलेटेड मंदिर है दोस्तों बालेश्वर मंदिर, ठीक है। कहाँ, बालेश्वर मंदिर, वो कहाँ स्थित है, तो बालेश्वर मंदिर स्थित है दोस्तों थल पिथौरागढ़ जनपद में, ठीक है। थल में स्थित है वो, ठीक है, बालेश्वर। और ये क्या है, बालेश्वर। अब बालेश्वर मंदिर चंपावत में स्थित है, तो इसका निर्माण किसने कराया था, तो उद्योग चंद के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, ऐसा माना जाता है। किसने कराया था, उद्योग चंद ने, ठीक है। कहाँ स्थित है, चंपावत में स्थित है, ठीक है। और यहाँ से अभय चंद का क्या मिला है, एक ताम्रपत्र भी मिला है, ये पॉइंट भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला 39वां प्रश्न है कि किस नगर को परशुराम की तपस्थली के रूप में जाना जाता है। तो परशुराम की तपस्थली के रूप में जाना जाता है दोस्तों कौन सा, फरासू श्रीनगर, ठीक है। यानी कि श्रीनगर को परशुराम की तपस्थली के रूप में तथा परशुराम आश्रम के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो परशुराम की तपस्थली के रूप में कौन सा क्षेत्र जाना जाता है दोस्तों, फरासू श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्र क्या जाना जाता है, परशुराम की तपस्थली के रूप में। साथ ही परशुराम आश्रम भी यहीं पर स्थित है। और पूछा जाए कि परशुराम मंदिर कहाँ स्थित है, तो परशुराम मंदिर स्थित है दोस्तों हरिद्वार में। तो ये पॉइंट भी आप ऐड कर लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों 40वां, क्या प्रश्न है कि राज्य में सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल स्थित है, कहाँ स्थित है, तो राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल स्थित है दोस्तों काशीपुर में, ठीक है। काशीपुर में ही राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल स्थित है। और साथ ही साथ दोस्तों IIM यानी कि भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह भी काशीपुर में ही स्थित है। और अगर पूछा जाएगा आपसे कि राज्य की सबसे पुरानी या फिर एशिया की सबसे पहली पेपर मिल कहाँ स्थित है, तो वह है दोस्तों लाल कुआं में सेंचुरी पेपर मिल, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपने ऐड कर लीजिए। अब देखिए काशीपुर है, तो काशीपुर की स्थापना किसने करी थी, तो काशीनाथ अधिकारी दोस्तों, जो कि बाज बहादुर चंद के क्षेत्र के अंतर्गत आता था, एक क्षेत्र था इसके पास, काशीनाथ अधिकारी के पास। उसी ने अपने नाम के आधार पर, काशीनाथ अधिकारी के नाम पर ही इसका नाम काशीपुर पड़ा, ऐसा माना जाता है, ठीक है। इसे गोविशाण नाम से भी जाना जाता था प्राचीन समय में, ठीक है। और गोविशाण के रूप में इसकी पहचान किसने करी थी, तो वो करी थी कर्निंघम ने, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ऐड करने हैं। 41वां प्रश्न है कि कासिम खां का आक्रमण किस पवार शासक के काल में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका कि कासिम खां का आक्रमण हुआ था जो पृथ्वी शाह थे दोस्तों हमारा, उनके टाइम पर, ठीक है। किसके टाइम पे हुआ था, पृथ्वी शाह के टाइम पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और पृथ्वी शाह के बारे में मैं अपनी पुरानी वीडियोज में सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक है। अगला 42वां प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान से काले रंग के शैलचित्र मिले हैं। तो काले रंग के शैलचित्र मिले दोस्तों ठडुंगा स्थान से। और यह स्थान कहाँ मिलता है, ये पड़ता है दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में ठडुंगा, वहां से मिले हैं काले रंग के शैलचित्र। अब देखिए हुडली कहाँ है, हुडली भी उत्तरकाशी में है, यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से दोस्तों नीले रंग के शैलचित्र मिला है। तो नीले रंग के हुडली और काले रंग के क्या, ठडुंगा, ठीक है। ये दोनों उत्तरकाशी में। ऐसे ही लुएथाप और लाखो गुफा कहाँ स्थित है, ये दोनों है अल्मोड़ा में स्थित, ठीक है। तो ये भी आप जरूर ऐड कर लीजिएगा। अगला हमारा, जैसे अगर लाखों की बात करें, लाखों गुफा की MP जोशी ने 1968 में खोज की। यहाँ से क्या मिला है, नृत्य करते हुए मानव के चित्र मिले हैं। और लुएथाप से क्या मिला है, लुएथाप से मिला है शिकार करते हुए मानव। अगला 43वां प्रश्न है हमारा कि किस वर्ष राज्य के प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया था। तो राज्य के प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया था कब दोस्तों, सन 2001 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सन 2001 में राज्य के प्रतीक चिन्हों का सर्वप्रथम निर्धारण किया गया था। अब देखिए किन के राज्य चिन्हों का, जैसे कि राज्य प्रतीक क्या है हमारा, राज्य पशु क्या है कस्तूरी मृग, राज्य वृक्ष क्या है बुरांस, राज्य पुष्प क्या है ब्रह्मकमल, राज्य पक्षी क्या है हमारा मोनाल, ठीक है। इस प्रकार की जो राज्य मेन जो राज्य प्रतीक चिन्ह होते हैं उनका निर्धारण 2001 में किया गया था। उसके बाद समय समय पर 2011, 2015, 2016 में अलग अलग राज्य चिन्ह ढूंढे गए। और यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य खेल क्या है हमारा, राज्य खेल है दोस्तों हमारा क्या, फुटबॉल। राज्य फल क्या है हमारा, राज्य फल है हमारा काफल, ठीक है। और ऐसे राज्य
वाद्य यंत्र क्या है हमारा? राज्य वाद्य यंत्र है ढोल। राज्य गीत क्या है हमारा? राज्य गीत है उत्तराखंड मातृभूमि सत्सद वंदन अभिनंदन। किसने गाया, किसने लिखा था? हिमांशु जोशी ने। गाया किसने था? नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला जी ने। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। अगला 44वां प्रश्न है कि मसूरी मेडले नामक पुस्तक के लेखक कौन है? काफी फेमस पुस्तक है, काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो गणेश सैली जी हैं मसूरी मेडले पुस्तक नाम के लेखक। ठीक है, इनके कुछ और भी पुस्तकें हैं दोस्तों। कौन कौन सी है? जैसे वांड रंग थ्रू गढ़वाल हिमालय। ठीक है, वांड रंग थ्रू गढ़वाल हिमालय भी मसूरी मेडले के लेखक की गणेश सैली की पुस्तक है। इसके साथ साथ रस्किन बॉन्ड द मसूरी ईयर्स, ठीक है, रस्किन बॉन्ड द मसूरी ईयर्स भी गणेश सैली की पुस्तक है। इसके साथ साथ गप एंड गॉसिप फ्रॉम हिल्स, ठीक है, तो गप एंड गॉसिप फ्रॉम हिल्स भी गणेश सैली की ही पुस्तक है। और साथ ही साथ लेटर्स ऑफ मसूरी मर्चेंट, ये भी गणेश सैली की ही पुस्तक है। और ये कहाँ से संबंध रखते हैं? मसूरी से। ठीक है, अगला 45वां प्रश्न है कि खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो खतलिंग ग्लेशियर दोस्तों स्थित है टिहरी गढ़वाल जनपद में। और खतलिंग ग्लेशियर से ही कौन सी नदी का उद्गम होता है? भिलंगना नदी का उद्गम स्थल होता है। ठीक है, वैसे अगर खतलिंग ग्लेशियर की बात करें दोस्तों तो ये रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी के संगम पर स्थित है। ठीक है, रुद्रप्रयाग, टिहरी प्लस उत्तरकाशी के संगम पर स्थित है। लेकिन मेनली जो इसका अधिकतर बाढ़ आता है वो आता है टिहरी में। अब देखिए टिहरी में कुछ अन्य ताले भी हैं दोस्तों। कौन कौन सी ताले हैं? स्वयंबा मनसू ताल है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ताल है, सहस्त्र ताल है, यहाँ पे यम ताल है, महासर ताल है, अप्सरा ताल है, अछरिया ताल है, बासुकी ताल है, भिलंग ताल है। ये सभी कहाँ हैं? टिहरी में ही स्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न था हमारा क्या? खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? टिहरी में। कौन सी नदी का उद्गम होता है यहाँ से? भिलंगना नदी का उद्गम होता है। ठीक है, अगला हमारा 46वां प्रश्न है कि हरदयाल सिंह का संबंध किस खेल से है? तो हरदयाल सिंह दोस्तों हॉकी से इनका संबंध है। ठीक है, ऐसे हॉकी से और किस किस का संबंध है उत्तराखंड से? तो उत्तराखंड से दोस्तों सैयद अली का संबंध है हॉकी से, आर एस रावत का संबंध है, ललित शाह का संबंध है, और हरीश भाकुनी, साथ ही साथ भूपाल नेगी, इनका संबंध भी हॉकी से ही माना जाता है। ठीक है, और दोस्तों इन्होंने दोस्तों जो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम का हिस्सा रहे थे हमारे कौन? हरदयाल सिंह। 47वां प्रश्न है कि जलीसेरा व पांडुसेरा नामक बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो जलीसेरा व पांडुसेरा नामक बुग्याल स्थित है दोस्तों चमोली जनपद में। ठीक है, और चमोली जनपद में काफी अन्य बुग्याल भी स्थित है, आप सभी लोगों को पता ही होगा। बुग्याल क्या होते हैं दोस्तों? घास के मैदान होते हैं। ठीक है, जिन्हें एल्पाइन पास्चर्स भी कहा जाता है। ठीक है, या फिर इसे पयार नाम से भी बुग्यालों को ही जाना जाता है। अगला 48वां प्रश्न है कि औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान कहाँ स्थित है? तो औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान दोस्तों बैजनाथ और पंतनगर दोनों में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी मैप औषधि एवं पौध शोध संस्थान बैजनाथ और पंतनगर दोनों में स्थित, दोनों जगह स्थित है। ऑप्शन नंबर सी 48 का राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है कि स्वामी राम आश्रम कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वामी राम आश्रम कहाँ स्थित है दोस्तों? यह ऋषिकेश में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 50वां प्रश्न है आप लोगों का आज का लास्ट प्रश्न कि पवार वंश के शासकों का मूल स्थान क्या माना जाता है? तो पवार वंश के शासकों का मूल स्थान माना जाता है दोस्तों धारा नगरी या धारी नगरी। देखिए हमें पता है कि पवार वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? कनकपाल को। तो कनकपाल कहाँ का राजा था या कहाँ का शासक था, कहाँ से यहाँ आया था? तो ये धारी नगरी गुजरात का शासक माना जाता है। इसीलिए पवार शासकों का मूल स्थान भी धारी नगरी को ही माना जाता है। ठीक है, और अगर चंद का पूछा जाएगा तो चंद का क्या है दोस्तों? झूसी, जो कि प्रयागराज के निकट है या इलाहाबाद के निकट है। झूसी वहां से माना जाता है चंदू का मूल स्थान। और आज का 51वां और आपका होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों कि किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? और इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। साथ ही मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी एक्सप्लेन किया है क्योंकि वीडियो काफी लंबी बन जाती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।